मेरे यूट्यूब चैनल राहुल मैथ एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज 12th क्लास की मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम उसकी बेसिक नॉलेज लेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो आइए चलते हैं मैट्रिक्स के बारे में जानने के लिए। आपको स्लाइड में कुछ डेफिनेशन लिखी हैं मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले लिखा है, अ मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। सेकंड डेफिनेशन लिखी है, अ मैट्रिक्स हैव m rows and n column is called a matrix of order m cross n। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है। रेक्टेंगुलर एरे, हम सभी जानते हैं कि रेक्टेंगल की शेप इस प्रकार से होती है। अगर हम रेक्टेंगल की शेप में ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से को अगर रिमूव कर दें तो कुछ उसकी शेप इस फॉर्म में आ जाएगी और इसी फॉर्म को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल X, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z etc। अगर कोई एक मैट्रिक्स हमें बनानी है, उसमें जो एलिमेंट होंगे वो किस तरह से डिनोट होंगे, तो वो स्मॉल लेटर से डिनोट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d एंड सो ऑन। मैट्रिक्स में दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो रो और एक कॉलम। रो को डिनोट करते हैं m से और कॉलम को डिनोट करते हैं n से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने A मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर, मैंने एलिमेंट ले लिया 2। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें रो कितनी हैं, एक तो रो है और एक ही कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 का मतलब हो गया इसमें रो एक है और कॉलम भी एक ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, मैट्रिक्स B मैंने ले ली, उसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए A, B, C, D, E, F। और अगर मुझे B मैट्रिक्स का अगर मुझे ऑर्डर जानना हो तो इसमें रो कितनी है, इसको हम R1 बोलते हैं और इसको हम R2 बोलते हैं और इसको हम C1, C2, C3 बोल सकते हैं। और आपको पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो तो पहले रो बाय कॉलम। रो कितनी है, 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 3। तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ B यानी कि B मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्वेश्चन आ जाए कि कंस्ट्रक्ट बनाइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2 की आप मैट्रिक्स बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे, मैट्रिक्स को आप कोई भी नाम दे सकते हो, कैपिटल A, कैपिटल B या कैपिटल C। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कैपिटल A नाम दे दिया, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ क्या करना है, पहले तो ऑर्डर लिखना है। 3
तो रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। 3 रो का मतलब 3 ऐसी रो यानी कि R1 R2 और R3 और दो कॉलम C1 और C2। अब इसमें होता क्या है, इसमें अगर मुझे एलिमेंट पता करने हो, अगर मुझे ऑर्डर ऑफ ए के एलिमेंट पता करने हो कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट आएंगे, तो हम इसको कह सकते हैं 3 × 2 यानी कि इसमें 6 एलिमेंट होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो मोटी मोटी बात हमने क्या जानी है इसमें कि मैट्रिक्स को लिखने का तरीका इस प्रकार से होता है, जिसमें ऑर्डर जो होता है वो m क्रॉस n होता है। m क्या होता है? रो, और n क्या होता है? कॉलम। अगर मुझे मैट्रिक्स A का ऑर्डर लिखना हो तो सबसे पहले रो आएगा, फिर कॉलम आएगा, यानी कि m क्रॉस n आएगा, जो कि यहाँ वो कह रहा है। आई होप सो कि आप मैट्रिक्स की बेसिक नॉलेज यानी कि मैट्रिक्स क्या होता है इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब आगे की स्लाइड में आपको दिख रहा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स, इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। अब ये 1 कॉलम का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया जिसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4। अब हमें इसमें ऑर्डर पता करना है कि कितने बाई कितने का ऑर्डर है। तो हम ऐसे कैसे पता कर पाएँ कि ऑर्डर क्या है इसका? तो सबसे पहले तो हम इसमें रो काउंट करेंगे। रो कितनी है? 1 2 3 4, यानी कि R1 R2 R3 और R4। और कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है, तो यानी कि इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 4 × 1, यानी कि ये रो है और ये कॉलम है। जहाँ पे कॉलम 1 शो हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स ले ली X, एलिमेंट ले लिए मैंने यहाँ पे A B C D और E। अब मुझे यहाँ पे इसका ऑर्डर बताना है। इसका ऑर्डर क्या है? तो रो कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 तो हमारे पास रो है। और कॉलम कितने हो गए? 1 C1, तो 1। जहाँ 1 शो हो गया वहाँ हमारा क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। और ये 1 कहाँ शो हुआ है? पहले क्या आता है? रो, और फिर उसके बाद आता है कॉलम। जहाँ भी कॉलम में 1 शो हो गया तो उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है आपका रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स, इट हैज़ ओनली 1 रो। खाली एक रो होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे X एक मैट्रिक्स ले ली, एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले हमें इसका ऑर्डर जानना है कि ऑर्डर क्या होगा। और ऑर्डर होता है रो क्रॉस कॉलम, यानी कि रो इंटू कॉलम, या हम इसको रो बाय कॉलम भी कह सकते हैं। अब हमें ये जानना है कि इसमें रो कितनी है। तो हमें रो जानने के लिए हम एक लाइन मारेंगे ऐसे। ये हो गया R1, और कॉलम कितने हैं हमारे पास? काउंटिंग करेंगे C1 C2 C3 C4 C5 और C6। तो यानी कि एक तो रो हो गई और 6 कॉलम हो गए। कहीं पे भी अगर रो एक हो जाए तो वो हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एक मैट्रिक्स B है -1/2 √5 2 और 3। इसमें हमें ऑर्डर जानना हो तो हम कैसे पता लगा पाएंगे? तो हमें ये जानना होगा कि कितनी रो हैं। तो रो कितनी है? रो तो एक ही है, लेकिन कॉलम कितने हैं यहाँ पे? C1 C2 C3 C4, यानी कि एक रो और
4 कॉलम। कहीं पे भी अगर रो की जगह 1 आ जाए या कॉलम की जगह 1 आ जाए, अगर कॉलम की जगह 1 आ जाए तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगी, अगर रो की जगह 1 आ जाए तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे की स्लाइड पे हमारे पास है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर, सिंपल सी बात है कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना किसी भी चीज़ को। जैसे मेरे पास कोई एक नंबर है 2, इसकी पावर 2 करना है, यानी कि 2 इंटू 2 करूँगा मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 का स्क्वायर करना हो मुझे तो 3 इंटू 3 लिखूँगा। अगर 1 का स्क्वायर करना हो तो 1 इंटू 1 लिखूँगा। यही हमारे पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स यही कहलाती है कि अगर हमारे पास रो और कॉलम दोनों के दोनों बराबर हो जाए, यानी कि रो बराबर कॉलम हो जाए या कॉलम बराबर रो हो जाए, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और हमने पहले देखा कि रो हमारे पास कौन सी होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं m से, और कॉलम हमारे पास क्या होता है जिसको हम n से डिनोट करते हैं। तो हम ये कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में m बराबर n होना चाहिए। अगर m बराबर n के है तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा ये, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2×2 का है। यहाँ मैंने ले लिया एलिमेंट 1 2 3 4, तो यानी कि कितने रो कितनी कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम। फॉर एग्ज़ाम्पल बी मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने रो कितनी कॉलम, तो रो हमारे पास है R1, यहाँ है R2, यहाँ है R3, यहाँ है C1, यहाँ है C2, यहाँ है C3। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 रो और 3 कॉलम, जहाँ पे रो और कॉलम दोनों के दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। जहाँ पे भी रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे तो वो मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड पे है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले रूल इम्पॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझनी है तो सबसे पहले तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझना पड़ेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। अभी अभी हमने समझा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स कंपलसरी है स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो है, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। अब डायगोनल होता क्या है, जैसे एक दीवार है, दीवार में डायगोनल क्या होगा, एक तो ये और एक ये दोनों चीज़ जो है हमारे पास क्या होंगी, डायगोनल ही होंगी। मैट्रिक्स में भी हमारे पास कुछ ऐसे ही होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल कौन सा होगा, ये, और डायगोनल यहाँ पे कौन सा होगा, ये वाला। लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल कंसीडर किया जाता है वो डायगोनल कंसीडर किया जाता है जो मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ है। लेकिन कंसीडर ये होगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि m इंटू m की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तभी जाके अगर डायगोनल मैट्रिक्स को हमें समझना है तो सबसे पहले हमें स्क्वायर मैट्रिक्स समझना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जहाँ पे रो और कॉलम दोनों बराबर होती हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनली एलिमेंट होते हैं ये वाले, ये होते हैं नॉन जीरो, और बाकी जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो एलिमेंट होंगे। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे है 3×3, यानी कि 3×3 की यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी है मैंने, एलिमेंट ले लिए मैंने यहाँ पे 1 2 3, ये 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो डायगोनली एलिमेंट हैं वो तो नॉन जीरो होने चाहिए, ये वाले एलिमेंट जो हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे जीरो होने चाहिए। सबसे पहली बात इसको समझने के लिए, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है 3×2 की। 3×2 का मतलब हो गया 3 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। 3 रो 2 कॉलम का मतलब ये है कि 3 तो ऐसी रो होंगी और 2 ऐसे कॉलम होंगी। तो यहाँ पे जो एलिमेंट शो होगा
वो यहाँ पे शो होगा A11, यहाँ एलिमेंट शो होगा A12, यहाँ एलिमेंट शो होगा A21, यहाँ एलिमेंट शो होगा A22, यहाँ एलिमेंट शो होगा A31, यहाँ एलिमेंट शो होगा A32। ये तो हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स मैंने कंसिडर की है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि अगर बाई चांस यहाँ पे आपको 3/2 की मैट्रिक्स बनाने के लिए आ जाए तो हम इस मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे। अब समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर फॉर एग्जांपल बी हमारे पास मैट्रिक्स है और यहाँ हमें जो है डायगोनल मैट्रिक्स बनाना हो तो ये बनेगा 3x3 की मैट्रिक्स, यानी कि 3 रो 3 कॉलम होने चाहिए। तो चलो मैं 2 छोटे वाले एग्जाम्पल दे लेता हूँ जो मैट्रिक्स छोटी हो। 2x2 के मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया। 2x2 का एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे, तो मतलब 2 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होनी चाहिए। 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, A11। सेकेंड एलिमेंट कौन सा होगा, A12। थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा, A21। और फोर्थ एलिमेंट कौन सा होगा, A22। तो जो ये वाले एलिमेंट है यानी कि A11, A22 और A33, ये सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे जीरो होंगे। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए आपको कंडीशन है, बाउंड है। स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि सबसे तो पहले मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओ, और प्लस मुझे डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं ये। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि एलिमेंट जो है कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सेम ही होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमें एक बी मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है 2x2 का, लेकिन इसमें डायगोनली एलिमेंट क्या है, -1 और -1। सी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितने हैं 3x3, लेकिन इसके डायगोनली एलिमेंट कितने हैं, सब में सेम है, बराबर हैं। और नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने हो गए, 0 0 0 हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ कि x, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, यहाँ पे एलिमेंट ले लिया हमने 1/2, 1/2 और 1/2, ये तो हो गए डायगोनल। और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, सारे के सारे 0 हो गए। और ऑर्डर क्या बना, 3x3 का। तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पे सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट बराबर होते हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि A11 = A22 = A33 होता है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। कहीं कहीं जगह पे ये यूनिट मैट्रिक्स भी लिखा होता है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं किससे, आई से। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो I1 ऑर्डर है ये, और अगर I2 का मतलब है इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, और I3 का मतलब हो जाएगा हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इससे आप समझे क्या, इससे आप ये समझे कि अगर मैं I2 ले रहा हूँ इसका मतलब कि ये तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। प्लस क्या होना चाहिए, स्केलर भी होना चाहिए। लेकिन 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 स्केलर की कंडीशन ये थी कि A1, A11, A22 और A33 कुछ भी हो सकता है लेकिन बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकल मैट्रिक्स ये कहता है कि अगर मैं I2 हूँ, I2 का मतलब क्या है, 2 रो और 2 कॉलम हैं, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 ही लोगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने हो गए, 0, और डायगोनल एलिमेंट कितने हो गए, 1। जैसे यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने हो गए, 0, और डायगोनली एलिमेंट क्या हो गया, खाली 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यह कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट होगा उसमें सिर्फ 1 ही होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चढ़ते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हमें कैपिटल ओ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा आपको कैपिटल ही होना चाहिए। मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल ही डिनोट होती है, और इसमें सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो सारे जीरो होते हैं, चाहे वो डायगनली एलिमेंट हो चाहे वो नॉन डायगनली एलिमेंट हो। इसमें लिखा भी है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स, या हम इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे जीरो होते हैं, चाहे वो 1x1 की मैट्रिक्स हो, चाहे वो 2x2 की मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3x3 की मैट्रिक्स हो। सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो मैट्रिक्स होंगे। तो ये हम इसको ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अब हम इसमें जानेंगे। हम इस क्वेश्चन में सभी के सभी जो है, जब अब तक हमने जो भी चीज़ सीखी है हम सब इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि इसका ऑर्डर क्या है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है 30, 25, 25, 31, 27 और 26। ये आपको एक एलिमेंट दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है ए। तो सबसे पहले ये बताओ कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है। तो ऑर्डर के लिए हमने सबसे पहले जाना कि रो इनटू कॉलम होता है। रो क्या होता है, रो कितनी है यहाँ पे, R1, R2, R3, 3 तो रो हैं, और कॉलम कितने हैं हमारे पास, C1 और C2, तो 2 कॉलम है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया, यानी कि ये है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर हो गया 3/2 का। अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट जानूँ, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे हो जाएगी 6। अगर आप काउंटिंग भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ही एलिमेंट है। अगर इसी में ही जो है एक और चीज़ अगर हम जानें कि हमें ये बताइए कि A22 एलिमेंट कौन सा है। A22 कैसे लगेगा पता कि A22 एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये क्या है, ये है रो और ये क्या है, कॉलम। तो रो जो है सेकंड पे जाना है और कॉलम जो है सेकंड पे जाना है। तो रो सेकंड कहाँ पर है, ये रही। कॉलम सेकंड कहाँ पे है, ये रहा। तो ये हो गया हमारा सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो एलिमेंट कौन सा हो गया, 31। ऐसे ही हमें पता करना हो A31। A31 का मतलब क्या हो गया, यानी कि थर्ड रो होनी चाहिए और फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो थर्ड रो कहाँ पर है और फर्स्ट कॉलम कहाँ पर है, तो ये एलिमेंट क्या हो गया हमारा A31। फॉर एग्ज़ाम्पल A21 हमें जानना हो, तो 2 का मतलब क्या हो गया, रो। 1 का मतलब क्या हो गया, कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो कितना बन गया यहाँ पे, नंबर आ गया 25। ऐसे ही हमें A12 जानना हो, 1 2 का मतलब क्या हो गया, रो हमारे पास फर्स्ट है और कॉलम हमारे पास कौन सा है, सेकंड है। तो 1 2 जानने के लिए, यानी कि रो फर्स्ट होनी चाहिए और कॉलम क्या होना चाहिए, सेकंड। कॉलम क्या होना चाहिए, सेकंड। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन सा आएगा, 25। आई होप सो कि आप ये समझ पा रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट विच आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यदि एक मैट्रिक्स है, सपोज़ कि मैंने उसको A मान लिया, उसका ऑर्डर जो है वो 8 एलिमेंट हैं उसके अंदर, तो कितनी बाई कितने की मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती है, कितने बाई कितने की हम मैट्रिक्स को बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि 8 कैसे कैसे आ सकता है, कितने कितने भाग में ये टूट सकता है। एक तो टूटेगा 8x1 में, एक टूटेगा 1x8 में, एक टूटेगा 2x4 में, एक टूटेगा 4x2 में। और कोई है इसमें, और तो कुछ होगा नहीं। तो हमारे पास जो पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स है वो हमारे पास कितनी बनेगी, 1 2 3 4, और यही हमारा क्या है, आंसर। तो 4 पॉसिबल जो हैं ऑर्डर बन सकते हैं, यानी कि मैट्रिक्स बन सकती हैं जिसमें एलिमेंट 8 होंगे। आई होप सो, मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए जी, ये वही क्वेश्चन आ गया जो हमने पिछले स्लाइड में सीखा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये होता है मॉडुलस, और मॉडुलस के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर नेगेटिव है तो वो तो पॉजिटिव आएगा,
लेकिन अगर कोई पॉजिटिव है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट बनाना है हमें 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें एलिमेंट क्या रोल प्ले कर रहा है 1/2 मॉड ऑफ i माइनस 3j। तो इसकी हमें बनानी है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर बनाते हैं कि ऑर्डर कैसे कैसे बनेगा। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि मैट्रिक्स क्या है, ए है, जिसका ऑर्डर जो है वो है 3x2। 3x2 का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आएगा कितने, 3 तो हमारे पास रो होंगे और ये क्या होंगे, 2 कॉलम होंगे। तो एलिमेंट कौन कौन से आएंगे इसमें, एलिमेंट होगा यहाँ पे A11, A12, A21, A22, A31 और A33 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट गिवन है कि एलिमेंट बनेगा क्या, यानी कि ये है Aij इक्वल्स टू फॉर्म दे रखी है हमें 1/2 मॉड i माइनस 3j, ये हमें फॉर्म दे रखी है। तो अब हमें जो है इसमें सही सारे एलिमेंट निकालने हैं। तो A11 निकालेंगे तो क्या आएगा भाई 1/2 मॉड, ये बनेगा 1 माइनस 3 इंटू में 1, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2, ये आएगा 1 माइनस 3 इक्वल्स टू ये हो गया 1/2 मॉड माइनस का 2 इक्वल्स टू, मॉड में कोई भी अगर नेगेटिव होता है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, मॉड में कोई भी नंबर अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2 इक्वल्स टू क्या बन गया 1। तो A11 की वैल्यू क्या आ गई 1, A12 क्या आएगा 1/2 मॉड, ये बनेगा आपका यहाँ पे 1, तो 1 माइनस में 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 1/2 मॉड 1 माइनस 6 इक्वल्स टू, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1 में से 6 गया तो माइनस का 5 इक्वल्स टू 5/2 आ गया। A21 निकालेंगे तो ये बनेगा 1/2। अब i की जगह यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ होगा 2 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू आएगा 1/2, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2 माइनस का मॉड में आएगा 1, तो ये बन जाएगा 1/2। A22 निकालेंगे 1/2, 2 माइनस 3 इंटू में 2 इक्वल्स टू 1/2, 2 माइनस में 6 इक्वल्स टू 1/2, 2 माइनस में 4 नहीं 2 में से 6 गया तो माइनस का 4 इक्वल्स टू हो गया 4/2, कैंसिल आउट करने पे 2 आएगा। यहाँ आएगा A31 निकालेंगे, A31 1/2, ये बनेगा, अब यहाँ पे i की जगह 3 है और j की जगह 1 है, तो यहाँ बनेगा 3 माइनस में 3 इंटू में 1 इक्वल्स टू 1/2, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0/2, तो आंसर क्या बनेगा 0। यहाँ होगा A3 यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे ये है 32 है, यहाँ पर गलती हो गई थी। अब A32 निकालेंगे तो ये बनेगा 1/2, i की जगह क्या आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस में 3 इंटू में 2 इक्वल्स टू 1/2, 3 माइनस 6 इक्वल्स टू -3 का मॉड अपॉन 2, तो नेगेटिव नंबर अगर मॉड में होगा तो क्या आएगा 3/2 आएगा। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, हमें तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो A इक्वल्स टू क्या बनेगा, यहाँ पे A इक्वल्स टू बनेगा, अब जो हमने वैल्यू निकाल दी वो सारी वैल्यू यहाँ रखेंगे। A11 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। A12 की वैल्यू कितनी है 5/2, तो यहाँ पे आएगा 5/2। A21 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पे आएगा 1/2। यहाँ पे कितनी है इसकी वैल्यू 2। A31 की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे 0। A32 की वैल्यू कितनी है 3/2, तो यहाँ पे 3/2। और ऑर्डर कितना है इसका, 3 रो हैं और 2 कॉलम है। ठीक है जी, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप इस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो आप वो डाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, नेक्स्ट स्लाइड में है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है कि अगर दो मैट्रिक्स जो हैं अगर आपको दे रखी हों, दो मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी हों, वो मैट्रिक्स तभी बराबर होगी जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 2x2 का है,
और हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 का है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? कभी नहीं होंगे। ऑर्डर ऑफ ए जो है इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। इस एग्जाम्पल से, ठीक है, इस एग्जाम्पल से देखा जाए तो ये बराबर नहीं होंगे। लेकिन बाई चांस कि यहाँ पे जो है कह रहे हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो ऑर्डर यानी कि दो मैट्रिक्स जो हैं तभी जो है वो बराबर हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे हो गया एक्स वाई जेड और टी। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2x2 का, और इसका ऑर्डर कितना है? 2x2 का। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। तो ये 2x2 का ऑर्डर है, यहाँ भी 2x2 का ऑर्डर है। तो हम इससे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स तभी बराबर होगी जब उनके बीच में ऑर्डर सेम होंगे। ठीक है जी, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। इसी के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको दे रखी है दो मैट्रिक्स, आपको दे रखे हैं, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो। तो इसके ऑर्डर जो हैं देखिए, ये दोनों बराबर तभी है जब इनके ऑर्डर बराबर हैं। ये दोनों जो हैं बराबर तभी है जब इनके ऑर्डर बराबर है। ऑर्डर क्या है इसका? 2x2 का। इसका ऑर्डर कितना है? 2x2 का। तो 2x2 का ऑर्डर होगा तो यानी कि ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, और ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो इसको हम एलिमेंट को भी बराबर रख सकते हैं। जैसे अगर हम एलिमेंट को बराबर रखते हैं तो यहाँ पे इससे क्या आएगा? 2a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? 4 के, यानी कि ये एलिमेंट इसके बराबर। और यहाँ पे बनेगा a माइनस में 2b इक्वल्स टू -3 के बराबर। 5c माइनस डी किसके बराबर हो गया? 11 के बराबर। और यहाँ 4c प्लस 3d किसके बराबर हो गया? 24 के बराबर। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। इसको पहली इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है? 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4 के बराबर है। और यहाँ पे क्या है? a माइनस में 2b किसके बराबर हो गया? -3 के बराबर हो गया। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a को सेम बनाएंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2a प्लस में b इक्वल्स टू में 4। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस में 4b इक्वल्स टू माइनस का 6। सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 5b इक्वल्स टू 10। तो b का मान कितना आ गया? यहाँ से 2। अगर b 2 आ गया तो यहाँ से a का मान निकाल सकते हो। जैसे सपोज़ कि यहाँ पे 2a रखा है, यहाँ पे रखा b कितना आ गया? 2 इक्वल्स टू में 4। तो यहाँ से 2a किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। तो a का मान कितना आ गया? 1। इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? ये बनेगा 5c माइनस डी इक्वल्स टू 11 के बराबर। यहाँ है 4c प्लस में 3d इक्वल्स टू 24 के बराबर। किसको रखें? हम यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से -1 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से इसको, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 15c माइनस में 3d इक्वल्स टू में 33। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4c, ये बनेगा यहाँ पे माइनस का 3d इक्वल्स टू माइनस का 24। तो ये साइन चेंज हो जाएंगे इसमें। तो ये बनेगा यहाँ पे प्लस का और प्लस का। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका प्लस हो गया। तो ये बनेगा 19c इक्वल्स टू यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे 7 और ये आएगा आपका 5। तो c का मान कितना हो गया? 57/19। तो c का मान 57/19 आ गया। तो c का मान जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 5। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू में 57/19 माइनस डी इक्वल्स टू में 11। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका 5 इंटू में 57/19 माइनस का 11 इक्वल्स टू में डी। और काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है इसकी। डी इक्वल्स टू हो जाएगा ये सॉल्व करने पे 5 ये 15, 5 7 15, 35 3, ये हो गया 15, 25 और ये 28 माइनस में 11 गुणा में 19 बटे में 19। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 और 19 को तो 9 और 9 गुणा में 1 और 1 9 10 209। तो यहाँ पे आएगा 285 में से 209 को घटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 209 को घटाएंगे तो यहाँ पे 285 में से 209 को घटाएंगे
15 6 76, तो डी का मान क्या आ गया यहाँ पे 76/19। तो यहाँ से हमारे पास ए का मान भी निकल गया, बी का मान भी निकल गया, सी का मान भी निकल गया, सी का मान ये रहा और डी का मान हमारा ये रहा। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन यही है, यहाँ पे हमारे पास जो है दो मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों के दोनों बराबर हैं, उसमें से हमने ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 3x3 का ये मैट्रिक्स है और यहाँ पे भी जो है हमारे पास ये 3x3 के मैट्रिक्स है, ये इसके बराबर होगा। तो x + 3 का मान किसके बराबर होगा 0 के, यहाँ से निकल गई x की वैल्यू -3 और इसकी वैल्यू इसके बराबर रखेंगे तो z + 4 का मान किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा। तो यहाँ से 6 में से 4 घटेगा तो ये बनेगा 2, z का मान आ गया। 2y - 7 किसके बराबर आएगा 3y - 2 के बराबर आएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -7 + 2, यहाँ आएगा 3y - 2y = ये हो गया y, ये बन गया 7 में से 5 2 गया तो -5, तो y का मान -5 हो गया। और कोई कौन सा रह गया a, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे -3 के बराबर, तो a - 1 = -3 के बराबर हो गया, तो ये बन गया -3 + 1, तो a का मान यहाँ से हो गया -2। और b का मान निकालेंगे तो ये इसके बराबर होगा, तो b - 3 = 2b + 4 के बराबर होगा। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये b वहाँ पे जाएगा तो -b हो जाएगा, -3 4 यहाँ जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -7 और b, तो b का मान कितना आ गया -7। तो a भी आ गया, b भी आ गया, c रह गया यहाँ से, c ये रहा। अच्छा, ये इसके बराबर होगा तो ये बनेगा 2c + 2 = 0, तो ये हो जाएगा 2c = -2, तो c का मान कितना हो गया -2/2। सॉल्व करेंगे तो -1, c का मान हो गया -1। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो इस चैनल को, राहुल मैथ एकेडमी चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।